नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन बिल नाम दिया गया है, वो पास हो गया। पर्ची के जरिए यहां पर वोटिंग हुई और बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डाले गए। बिल के विरोध में वोट डालने वाले दोनों सांसद AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील हैं। अब आज ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हुआ। हालांकि महिलाओं को अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले जनगणना कराई जाएगी और फिर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होगा। बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगी और परिसीमन होगा। जो सरकार आएगी वो इसे आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन किया है। उन्होंने SC, ST और OBC वर्ग के लिए भी उसमें आरक्षण देने की मांग की है। और कांग्रेस के सहयोगी दल RJD, JDU और सपा ने भी कोटे में कोटा की मांग की है। माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। और संसद भवन के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह, कुछ खास मेहमानों के साथ। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ओवर टू यू उमा। शुक्रिया जया। तो जिस तरह से जया ने बताया कि संसद में, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया। नारी शक्ति वंदन बिल इसको नाम दिया गया है और आज ये राज्यसभा में आएगा। और जिस तरीके से लोकसभा में पास हुआ, जाहिर सी बात है कि सिर्फ 2 जो वोट हैं वो इसके विरोध में पड़े, और वो भी असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथी सांसद इम्तियाज जलील का, और बाकी 454 जो वोट हैं वो पड़े इसके पक्ष में। यानी कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने मुद्दों के साथ अपनी बात उन्होंने कही, लेकिन वोट जो है वो एक साथ किया, क्योंकि विरोध करना जो था वो बनता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी थी कि ये जब ये बिल आएगा तो बिना शर्त वो उसका सपोर्ट करेगी। हालांकि सोनिया गांधी ने जरूर इस बात का जिक्र किया कि OBC और SC, ST को इसमें कोटा मिलना चाहिए। इन सब बातों पे चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं जो कि BJP के नेता हैं, और हमारे साथ ऋतु चौधरी जी हैं जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं। सबसे पहले मैं आलोक वत्स जी आपके पास आऊँगा कि जिस तरीके से ये बिल पास हुआ और जिस तरीके से जो 454 जो वोट है इसके पक्ष में पड़े, यानी कि कोई विरोध नहीं हुआ, सबने अपनी बात जरूर रखी। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की सारी महिलाओं को नमन करूंगा कि आज उनके हक में मोदी सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है वो लगभग पारित होने के कगार पर आके खड़ा हो गया है। और साथ ही साथ मैं विपक्ष के भी उन सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस अहम बिल पर अपनी सहमति दी। ओवैसी साहब और उनके एक साथी ने जो नहीं वोट किया, ये उनका औरतों के प्रति नज़रिया दर्शाता है कि वो किस नज़रिए से औरतों को देखते हैं। अब ये बिल आज राज्यसभा में जाएगा और मुझे उम्मीद है कि जितनी दमखम से ये लोकसभा में पारित हुआ है उतनी ही दमखम से ये राज्यसभा में भी पारित होगा, और अब ये कानूनी शक्ल के रूप में लेगा, जिसकी 27 वर्षों से ये लंबित थी। बार बार अनेकों सरकार ने कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी के सफल अभियान को जाता है, जिनके नेतृत्व में आज हिंदुस्तान की महिलाओं को, भारत की महिलाओं को एक सम्मान, एक भागीदारी जो बहुत दिनों से लंबित थी वो सुनिश्चित होने जा रही है। जी ऋतु जी, आपकी पार्टी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने OBC की बात की, SC, ST की बात की, लेकिन बिल के पक्ष में सपोर्ट किया। तो राज्यसभा में भी यही एकता जो है वो आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस का जो सपना है वो साकार हुआ है। राजीव गांधी जी का सपना साकार हुआ है, जिसके लिए मनमोहन सिंह जी प्रयास करते रहे, वो जो है वो सपना साकार हुआ है। और जो कांग्रेस जो है वो हमेशा से महिलाओं के हक में रही है। आपने देखा भी होगा कि बिना किसी
परिसीमन के हमने जो है यूपी में 40% औरतों को जो है टिकट दी, वो इसी बात का सबूत है कि हम जो है महिलाओं की तरक्की के लिए और उन्नति के लिए कितना जो है कांग्रेस सरकार जो सोचती है। और हमने पहले ही इस बात पे बोला गया था, 2016 में राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा था और 2017 में सोनिया जी ने पत्र लिखा था कि जल्दी से जल्द जो है महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए और हम इसमें बिना शर्त समर्थन देंगे। तो ये पहले से ही हम कह चुके थे और इसमें आज भी हम ये बात कहते हैं कि आप जो है नारी शक्ति वंदन ला रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि भारत में जो सबसे बड़ी जो बहुल जनसंख्या है वो ओबीसी, एससी और एसटी की है। तो उन वर्गों का विशेष ध्यान रखकर उनको आरक्षित किया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए, बिना भेदभाव के और बिना किसी खराब नियत के इस बिल को पेश किया जाए। तो आलोक जी, एक बात जो उठ रही है वो ये है इसकी समय सीमा को लेकर, क्योंकि बिल आज लोकसभा में कल पास हो चुका, आज राज्यसभा में पास हो जाने की पूरी संभावना है और इसके बाद जो मियाद है वो तकरीबन 4 साल से 5 साल लग सकता है। और इस पे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है, कल हम सुन रहे थे हरजीत सिमरन को भी, उन्होंने भी ये कहा कि जो है ये समय सीमा इतनी लंबी क्यों है, क्योंकि इसको पहले लाया जा सकता था और पहले के बिल के प्रारूप को लेकर आगे बढ़ा जाता। तो कांग्रेस का भी ये कहना था कि जो बिल वो लेके आई थी राज्यसभा में, उसको अगर लेके आगे बढ़ा जाता तो इस 2024 के चुनाव में ही महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। तो ये एक बात है जो रह गई महिलाओं के हक की। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत इसमें ये टाइम लगेगा, जिसमें परिसीमन और जातीय जनगणना इन सब के साथ ये टैग है, तो इसलिए थोड़ा विलम्ब तो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात कि ये अभी के सत्र में लागू करने की, तो अभी ये अगर राज्यसभा से भी पारित होगा, जहां तक मेरी जानकारी में है कि ये फिर राज्यों को भी भेजा जाएगा और 50% राज्यों का भी कंकरेंस चाहिए बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। तो ये सारी प्रोसेस थोड़ी टाइम टेकिंग है और जातीय जनगणना अपोजिशन का शुरू से मांग रहा है और वो अब होने जा रहा है। उसके बाद परिसीमन भी का भी डेट तय है और जो ये नया पार्लियामेंट बना है उसमें अब 1250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि परिसीमन के बाद ये संख्या बल भी लोकसभा में बढ़ेगी, उस हिसाब से ही ये तय होगा और इन सब में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। इसको एकाएक टाल के और लाया नहीं जा सकता है। इन सारी चीजों को, इन सारी कवायद को करना मजबूरी है सरकार की। जी, ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत चलना पड़ेगा। ऋतु जी, जो एक देरी की सवाल उठाई जा रही है, देरी की बात जो उठाई जा रही है, उसमें तो ये लॉजिकल है कि जब प्रोसेस शुरू हुआ है तो उससे तो गुजरना पड़ेगा। और परिसीमन की जहाँ तक बात है तो अब तक तो 2002 तक तो जो है वो पहले रोक लगी हुई थी, 2002 में वाजपेयी जी की सरकार के समय, फिर क्योंकि दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय न हो परिसीमन के मामले में, इस वजह से ये रोक 26 तक लगाई गई। अब ये सुनिश्चित करने की भी कोशिश हो रही है कि जिन राज्यों ने आबादी नियंत्रण पे अच्छा जो कमान है वो कसा अच्छे से नियंत्रित किया, उनको नुकसान क्यों उठाना पड़े, तो उसकी भी व्यवस्थाएं की जाएगी। तो शिकायत नहीं होनी चाहिए कांग्रेस को कि ये वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि परिसीमन पर जो कैप है वो 2026 तक तो पहले से ही लगा हुआ है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब मनमोहन जी की सरकार थी तो मनमोहन जी की सरकार के आते ही अगले वर्ष ही जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल ले आया गया था। ये जो है सरकार की नीयत दर्शाता है कि उनके पास फिर भी 4 साल थे उस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद जो है जनगणना कराई गई, कास्ट सेंसस कराया गया, तो उसका जो नीयत थी वो यही थी कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। मोदी जी 9 साल सरकार में रहते हैं और उन्हें वुमेन जो है रिजर्वेशन बिल की याद नहीं आती है। और उसके बाद 9 साल के बाद जब जो है लोकसभा के इलेक्शन बिल्कुल करीब आ जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अभी तो कोई अस्त्र जो है मेरे तरकश में बचा नहीं है, तो कौन सा ब्रह्मास्त्र निकाला जाए। तो वो ये ब्रह्मास्त्र निकालते हैं महिला जो है आरक्षण बिल का।
और उस पर अगर उस पर भी जो है इसमें ये बात भी है, राहुल जी ने एक बात बोली थी। लेकिन ऋतु जी, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, ये बात भी उठी थी कल संसद में, लोकसभा में बात उठी थी और उसका गृह मंत्री ने जवाब भी दिया और उन्होंने एक चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि अगर 543 में से 181 अभी रिजर्व कर दे तो कौन सी सीट जाएगी पता नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वायनाड की सीट ही रिजर्व में चली जाए, रिजर्वेशन में चली जाए तो क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि इस सरकार ने भी अपना पूरा कैलकुलेशन करके देखा होगा किस तरीके से जो है वो सीटों की तादाद बढ़े। पहले पार्लियामेंट, नई संसद भवन जो है वो बनाया गया और उसके बाद 888 की तादाद उसमें की गई, तो एक पृष्ठभूमि तैयार करके इस बिल को लाया गया। इस बात से तो आप सहमत होंगी कम से कम? जी देखिए, वही मैं आपको क्लियर करने जा रही थी कि राहुल जी ने बोला कि अगर सरकार चाहे तो ये बिल कल ही एक्टिवेट हो सकता है। इसके लिए परिसीमन की आवश्यकता नहीं है, आपको 2029 या 2039 की इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कास्ट सेंसस ऑलरेडी हो चुका है। उसके आधार पर भी हम ये, अगर वो डिस्क्लोज अगर कर देती है सरकार, तो उसके आधार पर भी किया जा सकता है। दूसरी बात बोले कि वायनाड की अगर सीट रिजर्व हो जाए तो हमें तो बड़ी खुशी होगी अगर वायनाड की सीट रिजर्व हो जाए। हमारी किसी रिजर्व महिला को अगर जो है पिछड़ी या जाति या एससी दलित को अगर आदिवासी को अगर मिलेगी तो हमें तो बहुत खुशी होगी। हमारा तो कांग्रेस का जो सपना है जो वही यही है कि दलितों को आगे किया जाए, पिछड़ों को आगे किया जाए, आदिवासियों को आगे किया जाए। लेकिन जिस प्रकार जी, आलोक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप इसमें? लेकिन जो वस्तु स्थिति है, ऋतु जी शायद इस बात से इनकार नहीं करेंगी कि अभी के परिस्थिति में अगर इसको लागू कर दिया जाएगा तो सारी पार्टियों में विद्रोह हो जाएगा। बीजेपी में भी, सारी पार्टियों में जी। तो अभी की स्थिति में इसको लागू नहीं किया जा सकता है। और जिस परिसीमन की बात कर रही हैं कि उसको उजागर कर दिया जाए, उस परिसीमन में इतनी त्रुटियां हैं जो उसको उजागर करना मुश्किल है, संभव नहीं है। और रही बात जो अभी ये नया पर जो लोग उठा रहे हैं बात SC ST की रिजर्वेशन की, तो आर्टिकल 303 के तहत संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन है SC ST का, जो इस बिल के पास होते ही लागू हो जाएगा। रही बात मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी की और OBC की, तो ये लोग अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है ये विपक्ष INDIA, तो ये जबरदस्ती इस मुद्दे को थोप रही है। ये भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रेजेंट प्रधानमंत्री भी OBC से आते हैं, तो OBC के होकर उनको OBC के लिए चिंता होगी ही जरूर। और आज सबसे ज्यादा OBC के मेंबर पार्लियामेंट और ये MLAs बीजेपी के हैं जी। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भी सबसे ज्यादा MLA और MP बीजेपी के हैं जी। तो ये जो दावे प्रतिदावे हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों इस बिल का विरोध किया और क्यों अपने साथी सांसद के साथ उन्होंने इसके विरोध में वोट डाला, आइए जानते हैं। उनकी कही जो बात है वो सुनते हैं। जब आप कानून ला रहे हैं जिनके लिए, अब उन्हीं को नहीं देंगे कि OBC को और मुस्लिम महिला को नहीं देंगे, इसलिए हम उनके खिलाफ वोट दिए ताकि कम से कम मालूम हो सके कि भाई ये 2 MPs थे जो OBC महिला के लिए और मुस्लिम महिला के लिए उनके इंक्लूजन के लिए लड़ रहे थे। और कल लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है बधाई दी, पूरे देश को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट तमाम राजनीतिक पार्टियों, तमाम सांसदों को धन्यवाद देते हुए और ये उम्मीद जताते हुए कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और भारत के विकास में इसका एक अमूल्य योगदान होगा। जब जो महिलाएं हैं वो 33% आरक्षण के साथ चुनकर आएंगी तो उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और उनका भी अपना योगदान होगा। तो अब सुनते हैं कि राहुल गांधी जब लोकसभा में बोल रहे थे और उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसका जवाब जो है गृह मंत्री की तरफ से दिया गया। तो इन दोनों के बीच जो सवाल जवाब हुए और जो एक बात कही गई राहुल गांधी की तरफ से जिसका जवाब अमित शाह जी की तरफ से आया, वो सुनते हैं। How this country is governed, of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India.
90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I ask myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना दादा, नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। भैया, मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह और इसी तरह हरसिमरत कौर ने भी सवाल उठाया कि आखिरकार क्या ज़रूरत थी अभी इस बिल को लाने की, जब बिल जो है पास होने के बाद भी 4 या 5 साल बाद लागू होगा। और उनके इस सवाल का जो जवाब दिया वो अर्जुन मेघवाल ने उनका जवाब दिया। आइए सुनते हैं। When the details came out that this reservation bill is going to come in after the census takes place, after delimitation, तो सर 1885 के बाद for the first time in the history, जब से ये census का काम शुरू हुआ है, it's the first time the census had been delayed by 2 years. How many more years is it going to be delayed by? किसी को आज तक कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी है कि इस डेट तक हो जाएगा, हमको नहीं पता। उसके बाद डिलिमिटेशन में कितना टाइम लगेगा वो भी हमको नहीं पता, और उसके बाद रिजर्वेशन बिल आएगा। सो टुडे देयर इज नो फाइनल डेट as to when women will get that 33% of reservation in this house. So what was the urgency to bring in this session and to bring in this bill? जब आपके 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में आपने ये 33% रिजर्वेशन ऑर्डर आपने प्रॉमिस किया है, तो 9.5 साल आपको क्यों लग गए? 2-3 विषय और थोड़े टेक्निकल आए, जैसे डीलिमिटेशन के विषय में। ये डीलिमिटेशन एक्ट संसद ने बनाया, कई बार उसकी संविधान में संशोधन संसद ने किया, 82 में प्रावधान है। तो डीलिमिटेशन जो अधिनियम है उसके सेक्शन 8 और 9 में ये कहा गया है कि संख्या दे करके निर्धारण होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये टेक्निकल चीजों में हम जब अगर जाएंगे तो कई बार आप शायद या तो ये चाहते होंगे कि ये टेक्निकल चीजों में ये बिल फंस जाए। इस बिल को हम फंसने नहीं देंगे अब। हाँ, इस बिल को अब हम फंसने नहीं देंगे, क्योंकि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिबेट में राजेश कुमार धारिया वर्सेस राजस्थान पीएससी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट और महिलाओं के लिए आरक्षण, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि महिलाओं का आरक्षण का विषय हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। आप कहते हो तुरंत दे दो, तुरंत डीलिमिटेशन भी नहीं होगा और तुरंत दे देंगे तो संविधान का अनुरूप नहीं होगा। तो क्या आप चाहते हो कि हम तुरंत दे करके इसको, जब आप तो चूंकि हम तो यहां पास करेंगे, आपके सहयोग से पास होगा, लेकिन आप पीआईएल लगा करके सुप्रीम कोर्ट में भी तो जाओगे, तो आप चाहते हो कि वहां बिल अटक जाए?
एक बार फिर आपका इस विशेष परिचर्चा में स्वागत है। विजय चौक से महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में आज उस पर चर्चा होगी और फिर पूरी उम्मीद है कि वो वहाँ भी उसी तरह पास होगी जैसे तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन देकर लोकसभा में पास किया। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे दो खास मेहमान। ऋतु जी, ये जो एक बात आ रही है कि डिले डिले डिले, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां विपक्षी जो हैं वो बोल रही हैं। अभी हम जो अकाली दल की जो नेता हैं उनको भी सुन रहे थे, तो ये टेक्निकल आधार बताया गया सरकार की तरफ से कि इस वजह से ऐसा हो रहा है और इसमें कुछ भी गैर वाजिब नहीं है। तो इस तर्क को कांग्रेस मानती है या नहीं मानती है? देखिए उमा जी, क्या मतलब एकदम से जो है सरकार के, मोदी सरकार के ज्ञान चक्षु खुले कि जो है बिल्कुल जब लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, सरकार जाने वाली है, तो जो है महिला आरक्षण बिल लाया जाए। लेकिन वजह जो भी हुआ शुरुआत तो हुई ना। अगर यही 5 साल बाद और शुरुआत होगी तो 10 साल बाद जाके इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरह की बातें जो है वो आखिरकार इस मौके पे कांग्रेस क्यों उठा रही है, जब कांग्रेस कह चुकी है कि बिना शर्त समर्थन देंगे और कल दिया भी लोकसभा में, आज राज्यसभा में बारी है। देखिए, बार बार इसलिए कांग्रेस जो है इस बात को उठा रही है कि आप जो हर 10 साल में सेंसस होता है, कोरोना की वजह से वो डिले हुआ जी। लेकिन आप 2022 में जो है वो करा सकते थे। आप जो है रैली कर रहे हैं, तमाम चुनावी रैलियां चल रही हैं, हजारों लाखों आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सेंसस के लिए कोरोना आ गया। तो इसमें सरकार की नीयत जो है वो पता चलती है कि सरकार की नीयत नहीं थी। वरना पहले जो है आप 2022 में जो है इसका प्रोसेस चालू कर देते कि आप कास्ट सेंसस का कर देते, उसके बाद परिसीमन करा के और फिर आप जो है अब लेकर आते। इस आरोप पे आलोक जी आपका क्या कहना है कि आप लोगों ने जानबूझ के डिले किया, सेंसस नहीं होने दिया, अभी भी सेंसस का कोई सिर पैर नजर नहीं आता, कब होगा, कोई टाइमलाइन नहीं है? देखिए उमाशंकर जी, नहीं होने दिया कहना ये तो बेमानी बात है। इन्होंने 60 साल में क्या कर लिया? लाए, फेल हो गया। हमने तो करके दिखा दिया। इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि जो चीज 27 साल से लंबित थी वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो गई। अब जो उसकी निटी ग्रिटी है, और अभी के डेट में जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, चूंकि उनके पास मुद्दा नहीं है तो वो राजनीति फॉर राजनीति कर रही हैं। लेकिन इस मुद्दे में राजनीति निकाल रही हैं, ओबीसी का नाम लेके, मुस्लिम महिला आरक्षण का नाम लेके। ये सब पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिक्स है और लेकिन कुछ आपको भी श्रेय कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्षी पार्टियों को देना पड़ेगा कि उन्होंने चाहे जो भी इसमें नुक्ते नजर अपना रखा और जो भी पॉइंट उन्होंने उठाए, चाहे ओबीसी का उठाया हो, लेकिन उन्होंने साथ दिया। तो इसका श्रेय तो आपको भी मैंने शुरुआती ओपनिंग कमेंट्स में मैंने उनको धन्यवाद दिया है जी। और रही बात उमाशंकर जी, जो रियलिटी है, ये एक ऐसी दवाई थी जो सबको पीना ही पड़ता जी। वुमेन का वोट सबको चाहिए। कौन प्रदर्शित करता कि मैं इसके खिलाफ हूँ? ये 2 आदमी जो प्रदर्शित किए हैं वो तो जग जाहिर है शुरू से महिला विरोधी हैं। महिलाओं के प्रति उनकी नजरिया सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा कुछ नहीं है। इज्जत और ये देना तो उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो हम आप के उन आरोपों की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऋतु जी, जो ये बात कह रहे हैं कि आप कभी तो शुरुआत करते, और जब शुरुआत हुई है और सबने साथ दिया है, तो फिर अब जो है इसमें सिर्फ क्रेडिट लूटने की बात क्यों होनी चाहिए? ये माना जाए कि सभी पार्टियों ने साथ दिया और सबके सहयोग से ये हुआ है। देखिए, हम बार बार जो है कांग्रेस इस बात को कह रही है कि हम तो महिला आरक्षण बिल के हक में है, हमेशा से थे, और हमें तो बहुत खुशी है कि लेकर आए। लेकिन हमें सरकार की नीयत पर शक है। सरकार की नीयत पर इसलिए शक है क्योंकि बिल को इस प्रकार से लाया गया कि उसे और डिले कर दिया गया 26 साल के लगभग। तो 26 साल देखिए, समझ में नहीं आया आपका बात। इसको जो है बिल को और ज्यादा डिले करते जा रहे हैं। पहले बोल रहे हैं कि 2026 में होगा, फिर कह रहे हैं कि 2039 में जाके एक्टिवेट होगा। अब ये कब एक्टिवेट होगा इसकी कोई तारीख जो है, इसकी मोदी सरकार ने घोषणा नहीं की, कोई तारीख नहीं दी है कि इस तारीख को जो है हो जाएगा, ये इस इलेक्शन में हो जाएगा। हाँ, प्रक्रिया बताई है। सेंसस होगा, तो इसमें हमें मोदी सरकार की नीयत पर शक इसलिए है कि आज भी जब महिला आरक्षण का जब बिल प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह भी वहाँ पर मौजूद है उसी पार्लियामेंट में, जो गोल्डन गर्ल्स को ने जिस पर इल्जाम लगाया है
कि उन्होंने यौन शोषण इल्जाम है, और वहाँ पे इल्जाम है, उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं है, मामला न्यायालय में है और उसके तहत प्रक्रिया चल रही है। तो रितु जी ये मानिए, अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाती हैं तो मैं दोषी नहीं सिद्ध हो जाऊंगा। और ये एक अलग जब मुद्दा तक है, मेरे ऊपर दोष सिद्ध नहीं प्राधिकरण होगा। का मुद्दा जो है वो अलग है, उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के बहुत सारे सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। 173 के ऊपर हैं जी, तो आपराधिक मुकदमे जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं लोग आज की डेट में। हम चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु आज हमें बताएंगे कि राज्यसभा में किस तरीके से ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। और जो हिमांशु, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो क्या जिस तरीके से कल रुख दिखा तमाम विपक्षी पार्टियों का भी, और जिस तरह से 454 वोट पड़े, विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े, और क्या इसी तरह का रुख जो है ऑपोजिशन पार्टी का आज राज्यसभा में देखने को मिलेगा, या फिर उनके सुरों में कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है, अगर आपने बात की हो किन्हीं से तो? देखिए, निश्चित तौर पर जो स्पष्ट बहुमत है वो बिल के साथ है। और लोकसभा में जो तस्वीर दिखाई दी, हमने बहुत लंबे समय से संसद कवर किया है, किसी एक विधेयक पर 454 सांसदों ने मतदान किया हो इस तरह से, ऐसा बहुत कम होता है आमतौर पर। लेकिन लोकसभा में जो बड़ी तस्वीर दिखाई दी आम सहमति की, वैसी ही तस्वीर राज्यसभा में भी दिखाई देगी। पर यहां पर एक बदलाव जरूर हो सकता है। इस बार जो खबर आ रही है बीजेपी से, उसमें यह कहा गया है कि इस बहस में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा जो 14 कुल महिला सांसद और मंत्री हैं जिनको बीजेपी फील्ड करेगी इस बहस में। देखिए, एक सवाल जो सोनिया गांधी ने और कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा में उठाया था, 2 महत्वपूर्ण बातें विपक्ष की तरफ से रखी गई। पहला, कोटा के अंदर कोटे का सवाल उठाया गया था कि आप SC ST के साथ साथ OBC समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षण का कोटा कीजिए, और दूसरा, इसे जल्दी लागू कीजिए। और यही सवाल जो है अब विपक्ष के जो सांसद हैं वो आज राज्यसभा में चर्चा के दौरान उठाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने परसों ही ये सवाल उठाया था कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है संसद में और विधानसभाओं में, और इसलिए बहुत जरूरी है कि उन्हें और सशक्त बनाया जाए, उनके लिए आरक्षण के कोटे का प्रावधान बनाकर। और ये सवाल जो है आज राज्यसभा में भी चर्चा में निश्चित तौर पर उठेगी। लेकिन बहुत स्पष्ट है कि कल जो चर्चा हुई उसके बाद आज बीजेपी ने 14 अपनी महिला सांसदों और मंत्रियों को इस बहस में उतारने का फैसला किया है। और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की 2 महिला सांसद होंगी बीजेपी की तरफ से, जबकि 3 OBC महिला सांसद भी इस बहस में भाग लेंगी। और ये जो असर है लोकसभा में जो मांग की गई है, उसका असर जरूर राज्यसभा में चर्चा के दौरान दिखेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बहुत स्पष्ट बहुमत बिल के पक्ष में है और विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है कोटा के अंदर कोटे का, इसे जल्दी लागू करने को लेकर, लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने बिल को रोकने की कोशिश लोकसभा में नहीं की। उमा जी, तो ये बहुत एक जो अच्छी बात है कि विपक्ष ने ना तो कल कोशिश की रोकने की, अपनी बातें विपक्ष ने जरूर कही, और आज राज्यसभा में भी विपक्ष अपनी बातें कहेगा। और इसके साथ ही उम्मीद है पूरी कि आज शाम तक चर्चा के बाद राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा।